अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉक शॉक में मैं हूं आसिफ बशीर चौधरी और मैं हूं एजाज सैयद। आज 3 अहम खबरों के ऊपर आपको न सिर्फ अपडेट करेंगे बल्कि उनका बैकग्राउंड भी बताएंगे। सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद इमरान खान के बारे में। एक ऐसी दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दी गई है जिसे ना तो PTI ओन करती है और ना ही इमरान खान और बुशरा बीबी। दरख्वास्त है कि दोनों मियाँ बीवी की हैसियत से अडयाला जेल में तन्हाई में मुलाकात की इजाज़त दी जाए। गो के इस दरख्वास्त को कोई नहीं कर रहा, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसकी समाअत जारी है और नोटिस भी जारी हो गए हैं। इसकी तफसीलात से आपको आगाह करेंगे। उसके बाद बात करेंगे इस्लामाबाद में इस्लामाबाद क्लब के बिल्कुल सामने हाई वोल्टेज खंबे पर एक नौजवान चढ़ गया और उसका मुतालबा क्या था? उसका मुतालबा कोई ज़ाती मुतालबा नहीं था। उसका मुतालबा था कि वो फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर से मिलना चाहता है। इस दिलचस्प वाक़े की तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। और तीसरे नंबर पर बात करेंगे उस मामले की जिस पर आजकल पूरे मुल्क में बात हो रही है, सर्वाइकल कैंसर की। सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन को लेकर बहुत मनफी प्रोपेगेंडा भी किया जा रहा है, जिसमें हमारे दुश्मन मुल्क भी शामिल हैं। आज इस हवाले से इसकी जो माहिर हैं डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर इस्लामाबाद डॉक्टर राशिदा, वो हमारे साथ स्टूडियो में हमें ज्वाइन करेंगी। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। जी आसिफ, क्या हाल है? खैरियत से हैं आप? शुक्र है अल्लाह का, ठीक ठाक। आप बताएं। क्या नई ताज़ी है? शुक्र है अल्लाह का। ये क्या मामला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाला? वैसे कुछ दिन पहले ये मामला आया था, हमने तो एहतियात की थी कि हम इस इशू को नहीं डिस्कस करें। ये बड़ा एक तौहीन आमेज़ इशू है, लेकिन आप बताएं तफसील से। देखें एजाज़, इसमें तौहीन आमेज़ वाली मैं उस तरह से कोई बात नहीं समझता कि देखें हमारा एक जेल मैनुअल है और वो ये अलाउ करता है कि कोई भी कैदी अपनी फैमिली के साथ, अपनी अहलिया के साथ मिल सकता है। जो भी उसका जो भी स्पाउस है, अगर खातून अंदर है तो वो अपने मियाँ से जेल मैनुअल अलाउ करता है कि वो मुलाकात कर सकते हैं। और इसके लिए जो प्रोसेस होता है वो ये होता है कि अगर किसी ने जो है किसी बंदे ने अपने स्पाउस से मिलना है, यानी कि अहलिया से मिलना है। नहीं, सजा याफ्ता तो औरत भी हो सकती है, मर्द भी, ठीक है। तो दूसरा बंदा जो है उसको बुलाया जा सकता है और अगर कहीं पे कैद हों दोनों तब भी उनकी मुलाकात करवाई जा सकती है। उसका प्रोसीजर है उसमें। जो कैद ना भी हो तो तब भी मुलाकात हो सकती है। जी, लेकिन एक बंदा कैद होगा, तो मैंने कह दी है ना ये बात। देखें, सबसे पहले इसका प्रोसीजर ये है कि मुतलका फर्द सुपरिटेंडेंट जेल को दरख्वास्त देता है, क्योंकि जेल मैनुअल की एक शिक जो है वो इसको अलाउ करती है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का इसके ऊपर डिसीजन है। और ये जो हमारे कैदी हैं उनके हुकूक में ये बात शामिल की गई है। तो अगर वहाँ से रिलीफ ना मिले तो फिर जो डिप्टी कमिश्नर होता है ज़िले का, उसको दरख्वास्त दी जा सकती है। अगर वहाँ से रिलीफ ना मिले तो मुतलका कोर्ट जहाँ पे से सज़ा हुई या जहाँ पे केस चल रहा हो, यानी हवालातियों को भी एक सर्टन टाइम से ज़्यादा जो गुजर चुके होते हैं जेल में, उनको भी ये सहूलत दी जा सकती है। और अगर ट्रायल कोर्ट भी रिलीफ ना दे तो उसके बाद का जो फोरम होता है वो हाई कोर्ट होता है। लेकिन हमारे यहाँ आपको पता है कि मामला जो होते हैं वो किस तरीके से चलाए जाते हैं। एक दरख्वास्त गुजारी जाती है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। अगर आप इस वक्त स्क्रीन पे देख सकते हो तो ये एक ऑर्डर शीट आपको नज़र आ रही होगी और ये ऑर्डर शीट जो है, नहीं ऑर्डर शीट नहीं, पहले तो दरख्वास्त बताए ना, दरख्वास्त किसने दी? अच्छा, तो एजाज़ होता ये है कि एक शहरी उठते हैं, शाहिद याकूब उनका नाम है, और वो कहते हैं जी कि इमरान खान साहब के ये हकूक़ वायलेट हो रहे हैं और उनको तो अलाउ है मिलना, तो ये बराए मेहरबानी दोनों मियाँ बीवी जो हैं उनको जेल में मिलने की इजाज़त दी जाए। अब हमें बड़ी हैरत हुई कि कोई प्रोसीजर फॉलो नहीं हुआ, ना तो जेल सुपरिटेंडेंट को जो है कोई दरख्वास्त दी गई। अच्छा, ये दरख्वास्त सिर्फ मुतलका फ़र्द दे सकता है जिसके हकूक़ हैं। ना जो है ट्रायल कोर्ट से रुजू किया गया, ना DC से किया गया, सीधी हाई कोर्ट में दरख्वास्त दे दी गई। और हाई कोर्ट ने भी मुतलका बंदे से ये नहीं पूछा कि आप किस कैपेसिटी में दरख्वास्त दे सकते हैं। ये कौन है बंदा वैसे? आप ये एक आम को पता है ना, आम शहरी पाकिस्तान में आम शहरी जो होते हैं, नामालूम अफराद जिनके बारे में कोई जानता नहीं। नाम तो मालूम है, हाँ। लेकिन इनका काम भी हमें मालूम है। तो खैर वो उठ के आ गए हैं और वो कह रहे हैं जी कि ये जो राइट्स हैं ना ये दिए जाएं। अच्छा, PTI ओन नहीं करती इसको। देखें, ये दरख्वास्त सबसे पहले तो ये कि इमरान खान साहब के भी राइट्स हैं बिल्कुल कैदी के, और उनको वो अगर वो चाहें तो और वो बिल्कुल मिलने चाहिए। बिल्कुल। लेकिन इमरान खान साहब की तरफ से तहरीक इंसाफ ने इसकी तरदीद की और उन्होंने कहा जी कि हमारा इससे कोई तल्लक नहीं है, ना खान साहब की तरफ से ये दरख्वास्त है, ना बुशरा बीबी की जानिब से ये दरख्वास्त है। ये दरख्वास्त एक छठे बंदे ने उठ के दे दी और
अदालत ने क्या किया कि अदालत ने, ये जज हैं अरबाब ताहिर के बारे में मैं आपको बताऊं कि ये इनिशियली जज ये ख़त लिखने वाले जजेस में थे, जिन्होंने एहतजाज किया था कि हमें काम नहीं करने दिया जा रहा, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को खत लेकिन लिखा था। बाद में फिर इन्होंने जो है पार्टी बदल ली और ये दूसरे जजेस के साथ चले गए जो दूसरी साइड के जजेस हैं। तो इन्होंने जो चीफ जस्टिस के साथ हैं। इन्होंने ना सिर्फ ये कि ये दरख्वास्त सुनी, इन्होंने कहीं पे ये नहीं पूछा कि आप इससे कैसे मुतासरा फ़र्द हैं, आप पहले अपना पोजीशन तो वाज़ा करें। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने नोटिस कर दिया जेल सुप्रिटेंडेंट को, आईजी जेल खनाजात को, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को, पंजाब हुकूमत को, और उनसे इस बारे में जो है वो जवाब मांगा गया। तो एजाज़ ये जो दरख्वास्त है ये अगर पीटीआई की तरफ से होती तो शायद हम कहते कि बिल्कुल हम इसकी हिमायत करते हैं कि जो भी कैदी के हकूक़ हैं वो किसी भी कैदी को मिलने चाहिए, वो किसी भी क्राइम में हो, वो तस्लीम शुदा हकूक़ हैं और उसमें कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब इमरान खान, उनकी अहलिया, पीटीआई सब लोग इससे डिसएसोसिएट कर रहे हैं तो ये हमें ऐसा लगता है कि ये एक ऐसी कोशिश है सियासतदानों के तमस्कर की एक जो मुहिम उड़ाई जाती है ना, तोहीन अमेज है ना कि तोहीन तो करने की, ये सियासतदानों बड़ी की तोहीन की अफसोसनाक रविश है ये। और लोग इससे कोई जो लोग ये तमस्कर उड़ाना चाहते हैं, मेरा ख्याल है शायद उनको इतनी कामयाबी ना मिले जितनी दूसरे फरीक को सिम्पथी मिलेगी जिनका मजाक उड़ाने की कोशिश की जा रही है। तो हमें हैरत है पाकिस्तान के अदालती निज़ाम पे भी कि बड़े बड़े अहम मुकदमात जाते हैं और इस बुनियाद पर उड़ा दिए जाते हैं कि आप इसमें मुतासरा फरीक नहीं हैं, आपका ये कंसर्न नहीं बनता, आपका इस मामले से तल्लक नहीं बनता। लेकिन एक बिल्कुल निजी मामले के ऊपर जो है अदालत ने इस दरख्वास्त को एंटरटेन भी किया। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि जब पीटीआई और इमरान खान डिसएसोसिएट कर रहे हैं तो इस पर को फ़ाइन होना चाहिए था। लेकिन अब देखते हैं कि अदालत नोटिस के बाद इसमें आगे क्या कार्रवाई करती है। लेकिन ये अफसोसनाक बात है और ये पाकिस्तान में सियासतदानों के साथ बार बार होता है, जो कि गलत बात है। आसिफ, ये अफसोसनाक नहीं, ये शर्मनाक है। मैं ये कहूँगा ये अफसोसनाक, ये शर्मनाक है। बेनज़ीर भुट्टो गिरफ़्तार हुई तो उनके ऊपर क्या क्या बातें यहाँ पर की जाती रहीं, आपको पता है ना, जेल में थी तो क्या क्या बातें करते रहे। फिर नवाज शरीफ जब गिरफ़्तार हुए तो क्या क्या बातें उनके ऊपर हुई, तो ये, और अब इमरान खान है तो क्या क्या बातें, ये बड़ा वेरी सैड, दिस इज़ वेरी सैड। एजाज़, मैंने और आपने वो ख़बरें पढ़ी हैं कि जी वज़ीर आज़म हाउस में जब कभी कू हुआ, जी हाँ, तो बाद में ख़बरें लगी कि जी उनके तो फ़लाँ चीज़ें मिल गई कमरे से और ये मिल गया, और बड़ी चीप चीज़ें आप और हम पढ़ते रहें। जी हाँ। अब मुझे ये बताएं, मैं आपको एक वाक़या शेयर करता हूँ। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जेल में थी, उन्हें जेल लाना था तो उनको, और वो प्रेग्नेंट थी और वो कोई तकरीबन 7 माह से प्रेग्नेंट, जब बिलावल होने वाला था पहला, नहीं बिलावल के बाद की बात अच्छा, है, ठीक है। उनकी बच्चियों में से कोई ठीक। बच्ची पैदा होने वाली थी। तो जो डीएसपी साहब थे पिंडी पुलिस के, जिनकी ड्यूटी थी, मैं जान के उनका नाम नहीं ले रहा, उन्हें कहा गया कि इनको घुमाएं। तो आप बिलीव करेंगे कि वो जो छकड़ा नुमा वो ट्रक था, उसको ऐसे ऐसे इलाके से कई घंटे उन्हें घुमाया गया खड्डों में। और बीबी जब वहाँ पहुँची डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जहाँ पे ट्रायल था, जहाँ पे एहतसाब अदालत थी, तो बीबी पब्लिक टॉयलेट में वहाँ गई और उन्होंने कपड़े चेंज किए। और ये बात मैं आपको बताऊं कि अगर इसको कोई बंदा इमेजिन करे, हाँ जी, और बीबी ने उस गंदे तरीन टॉयलेट के अंदर पता नहीं कैसे वो अपने कपड़े धोए, उसके बाद वो आई और उनकी बहुत बुरी हालत थी। वक्त गुजर गया, बीबी दोबारा इक़्तिदार में आ गई। तो एक दिन बीबी ने, उनके सामने बड़े अहम लोग बैठे हुए थे, उनमें आपके और मेरे जानने वाले 1-2 अफसर थे, उन्होंने कहा कि जी ये बताएं कि फ़लाँ डीएसपी साहब कहाँ होते। तो और ये बात कहने से पहले मैं भूल गया, उन्होंने, बीबी जो है काफ़ी देर तक सर पे ऐसे हाथ रख के सोफ़े पे पीछे होके बैठी रही, और उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे ये बताएं कि वो फ़लाँ नाम का एक डीएसपी जो है वो कहाँ पे। तो चेक किया गया पिंडी पुलिस, तो उन्होंने कहा जी वो एसपी हो गए थे और उसके बाद रिटायर हो गए। तो उन्हें जो सामने लोग बैठे थे वो जानते थे कि ये कौन साहब हैं। तो उन्होंने कहा जी कि बताएं फिर इनका क्या। तो बीबी ने कहा नहीं बस मैं अल्लाह पे छोड़ रही हूँ। बीबी ने कोई स्टेप नहीं लिया, हालांकि वो उस वक्त पूरी तरह से
ताकत में थी और वो उनके लिए मुश्किलात पैदा कर सकती थी। तो ये बात उन साहब को बताएगी, उन डीएसपी साहब को, जो उस वक्त डीएसपी थे जब बीबी के साथ उन्होंने हरकत की। तो उन्होंने बड़ी कोशिश की बीबी से 2-3 बार मिलने की, लेकिन बीबी ने कहा मैं इस शख्स से मिलूंगी भी नहीं। बीबी उनसे मिली नहीं। तो पाकिस्तान में सियासतदान जब उनका बुरा वक्त होता है, उनका सफ़ा फटा होता है, तो उनकी बड़ा तमस्खर उड़ाया जाता है। और हम अपने किसी भी सियासतदान, आप किसी सियासी जमात को लाइक कर सकते हैं, किसी सियासी जमात की आइडियालॉजी से इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन ये जो सियासतदानों की तज़हीक है, ये हमारे मौजूदा हुक्मरानों को भी याद रखना चाहिए कि इसका सिलसिला कहीं ना कहीं तो बंद होना चाहिए। बड़ी सीरियस बात। वेरी सैड। तो ये एक था। बाकी एजाज़ आज कोई एक बंदा वो एक पोल पे चढ़ गया हाई वोल्टेज, और उसने कोई मुतालबा किया। हमने इससे पहले तो यही सुना है कि ज़ाती नौइयत के मुतालबात होते हैं कि मेरे फाइनेंशियल मसाइल हैं, या मेरी महबूबा रूट गई है, या मेरा कोई मसला हो गया है, नौकरी नहीं लग रही। आज इस दफ़ा कोई बड़ा डिफरेंट मुतालबा था। आसिफ, मैं घर वाले साहब के साथ था, तो मैं उनको घर छोड़ के वापस आ रहा था, तो मैंने देखा कि यहाँ पर ढोकरी चौक के करीब यहाँ पर लोग, जो ट्रैफिक है वो एकदम स्लो हो गई। अच्छा, वो ट्रैफिक कितनी ज़्यादा थी, पहले इंटरनेट स्लो है तो इंटरनेट भी काम नहीं कर रहा था, बहुत स्लो था इंटरनेट भी। तो सारे लोग देख रहे थे अपनी राइट साइड पे, मैं उधर से आ रहा था तो राइट साइड ही बनती है ये कन्वेंशन सेंटर के सामने। तो देखा तो एक आदमी ऊपर चढ़ा हुआ था पोल के ऊपर, ये फुटेज आप देख सकते हैं। तो मैंने सड़क पे गाड़ी लगाई, साइड पे मैं चला गया, तो वहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी दूसरी तरफ खड़ी है, 2 गाड़ियाँ फायर ब्रिगेड की खड़ी हैं, एम्बुलेंस खड़ी है, पुलिस आई हुई है, लोग जो भी हैं वो सारे तमाशा देख रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं। तो पता ये लगा कि वो जो बंदा है वो ऊपर से आवाज़ें, मैं भी गया तो वो आवाज़ें दे रहा था कि मैं इस तरह नीचे नहीं आऊँगा, अगर कोई ऊपर आया मैं छलांग लगा दूँगा, तो मैं जल आसिम मुनीर से मिलना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा यार आप नीचे आ जाएँ, कोई आपको, उन्होंने कहा नहीं पुलिस भी आ गई है, मैं तो जब तक जनरल आसिम मुनीर नहीं आएंगे मैं नहीं आऊँगा नीचे। आसिम मुनीर जब तक यहाँ नहीं आते अच्छा। मैं नहीं आऊँगा। अच्छा। तो खैर वहाँ पे ज़िली इंतज़ामिया के लोग खड़े थे, वो बता रहे थे कि ये बंदा पहले भी 3 दफ़ा यही काम कर चुका है। एक दफ़ा इसी जगह पे इसने काम किया है 15 दिन पहले, बेस्ट वेस्टर्न के ऊपर वहाँ के करीब एक दफ़ा किया है, एक दफ़ा F7 या F8 में भी इसने यही काम किया है। तो इसको कोई जॉब का मसला था, इसको कोई जॉब भी करवाई गई। ये गाड़ियाँ धोता है, कोई मोहसिन नाम है। जनरल साहब से फिर किसी ने रब्ता किया कि नहीं, वो बंदा मिलना ये मुझे पता नहीं चला। अच्छा। लेकिन अलबत्ता उसको कन्विंस करके नीचे उतारा, फिर पुलिस इसे पकड़ कर ले गई। अच्छा, तो ये दोबारा फिर कब चढ़ेगा पोल? ये मेरे ख्याल में जब इसे पता लगेगा। देखें, उसे बताएं भी अगर आपकी मुलाकात का नहीं, मेरे ख्याल में आसिम मुनीर साहब को पता लग ही गया होगा, हो सकता है उसे बुला लें कि मिल लें, शायद उसकी जॉब का ऐसा क्या मसला है कि वो आए दिन इस तरह? आई डोंट नो, बाज़ लोग होते हैं कि अटेंशन लेने के लिए ये ऊपर खंबे के ऊपर चढ़ के, खंबा बड़ा होता है, वो जैसे कहते हैं ना पुशअप्स भी कर रहा था। तो काफ़ी अजीबोगरीब था, मेरे ख्याल में ज़हनी तौर पे आई थिंक सो कोई इशू लगता है मुझे। काउंसलिंग होनी चाहिए जी, इसकी काउंसलिंग होनी चाहिए, और पुलिस अगर इसका कोई जेन्युइन मसला है तो मेरा ख्याल है इंतजामिया हल कर दे, बजाय इसके कि वो बेचारा किस दिन अपसेट ही होके बंदा कोई इतना बड़ा वो स्टेप लेता है। तो खैर, तो एजाज़ एक छोटा सा इशू और भी इस्लामाबाद का, हम अगर आप कहें तो मैं चाह रहा था क्विकली बात करनी कि इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस ने एक ऐलान किया है कि 1 अक्टूबर से जिन लोगों के पास फिज़िकली लाइसेंस मौजूद नहीं होगा, ड्राइविंग लाइसेंस, उनको न सिर्फ ये कि फ़ाइन किया जाएगा और गाड़ी बंद की जाएगी, बल्कि उनके खिलाफ FIR काटी जाएगी। और इस वक्त इस्लामाबाद में एक और कानून पे भी बड़ी सख्ती से अमल हो रहा है, और वो है रॉन्ग जाने वालों की ना सिर्फ ये है कि गाड़ी या बाइक बंद होती है, बल्कि उनके खिलाफ FIR दर्ज कर ली जाती है। वैसे अच्छी बात नहीं है। देखें, कानून पे अमल होना चाहिए, और अल्लाह करे ये जो रॉन्ग जाना है इसमें तो कितनी जानें जाती हैं। मैं अक्सर रात को कई दफ़ा बाइक वाले बगैर लाइट के रॉन्ग आ रहे होते हैं, इस तरह गाड़ियों वाले रॉन्ग जा रहे होते हैं, और ये इसकी कतई कोई गुंजाइश नहीं है। कोई बंदा ये कहे कि मैं जल्दी में हूँ तो रॉन्ग जा रहा हूँ, या मेरा पेपर है, या मेरा कोई मरीज़ है, नहीं, कोई भी मसला फिर 5 मिनट आप अपनी ज़िंदगी और दूसरों की तो ख़तरे में नहीं डाल सकते। लेकिन मामला जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा था वो ये था कि कोई भी कानून, जब उसको सख्त कानून की जब अमलदारी होती है, तो उसमें एक काम ये किया जाता है कि पहले लोगों को, क्योंकि बंद करना तो मकसद किसी कानून का नहीं होता, उसमें मकसद होता है लोगों की बेहतरी करना, ओवरऑल समाज की बेहतरी करना, और ये दोनों बातें बिल्कुल कानून के मुताबिक हैं जो इस्लामाबाद पुलिस चाहती है। सिर्फ इसकी इम्प्लीमेंटेशन में अगर एक बेहतर स्टेप लिए जाते तो वो क्या हो सकते थे? सबसे पहले तो आप लोगों को एजुकेट करते हैं कि भाई फ़लाँ कानून पे पहले तो अमल नहीं हो रहा था,
लेकिन अब इसके ऊपर ज़ीरो टॉलरेंस होगी और लोगों को एजुकेट किया जाए कि वो खुद से जो ये मामलात हैं इनको छोड़ दें, जो गलत वायलेशंस हैं इनको छोड़ दें। दूसरे नंबर पे फिर आप वार्न करते हैं लोगों को कि भाई अभी आपको छोड़ रहे हैं लेकिन फ़लाँ डेट से हम आपको वार्न नहीं करेंगे और आप फिर आपको हवालात में चले जाएंगे, आप पे पर्चा हो जाएगा, आप रिकॉर्ड याफ्ता हो जाएंगे। तीसरे नंबर पे एजाज़ ये भी है कि हैवी फाइन्स रखे जाएं इसके ऊपर। और आखिरी और चौथे मरहले में फिर भी जो बाज नहीं आता, और ख़ास तौर पे वो लोग कि इनको मॉनिटर भी किया जाए ऐसे लोगों को कि यार इन्होंने गुज़श्ता एक साल में ये पहले कभी चलान हुए हैं रॉन्ग आने पे, और इसमें इनको फिर उन लोगों को तो डेफिनेटली बंद किया जाना चाहिए, क्योंकि कोई भी समाज ये अलाउ नहीं कर सकता कि आप रॉन्ग हैं, ये तो कोई बात ही ना हुई। दूसरी जो अब आप करने जा रहे हैं लाइसेंस की, अब लाइसेंस के कुछ मसाइल हैं। लाइसेंसिंग आप 1 हफ्ते का टाइम दे रहे हैं, आपके सिस्टम पे कल से जो रश आ जाएगा आप बना ही नहीं सकेंगे इतने लाइसेंस, तो आप अमल कैसे करेंगे? देखिए आप एक टाइम देते हैं, आप बहुत अच्छी बात है एसएसपी इस्लामाबाद वाकई जो इस तरह की कंपेन्स चलाने वाले अफसर होते हैं बड़ा प्रेशर भी फेस करते हैं, फ़ोन आते हैं लोग, लेकिन आप प्लीज़ इसको पहले इंश्योर करें कि लोग जितने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं उनको आप फैसिलिटेट करें। जब तक आपका एक खिड़की तोड़ रश ख़त्म नहीं होता आप इस कानून को पूरी तरह अमल ना करें। इसमें फ़िलहाल आप जुर्माना रखें, इसमें फ़िलहाल आप एक सर्टन डेट तक आप वार्निंग दें, उसके बाद जुर्माना रखें। मीनवाइल आप तेज़ी से लाइसेंस बनवाएं, और जब आप ये समझें कि अब इसको 2 या 4 वीक्स गुजर गए हैं या खिड़की तोड़ रश नीचे आ गया, उसके बाद आप बिल्कुल इस पर FIR अगर देते हैं तो ज़ाहिर है कि लाइसेंस होना चाहिए। और वैसे तो स्मार्ट लाइसेंस भी आ गया जिस तरह पंजाब हुकूमत का है कि वो आपके पास सिस्टम में होता है, आप किसी का CNIC लगा के देख सकते हैं कि इसके पास लाइसेंस है या नहीं। सम टाइम फिजिकली लाइसेंस आपके पास नहीं भी होता, वाकई में कोई भूल जाता है, और लेकिन ये एक्सक्यूज़ नहीं हो सकता कि मैं लाइसेंस भूल गया हूँ। लेकिन क्या ही अच्छा हो कि पंजाब हुकूमत की तरह लाइसेंस भी हो जो आप फ़ोन पे दिखा दें, आप अपने सिस्टम से वेरीफाई कर लेंगे CNIC लगा के कि ये जो बंदा है इसका लाइसेंस है या नहीं है, और वाकई अगर घर रह गया तो कोई इशू नहीं है। लेकिन लाइसेंस सबके पास होना चाहिए रोड पे आने से पहले, बड़ी अच्छी मूव है। इससे पहले कि जो कुछ इकदाम हैं अगर ट्रैफिक पुलिस उनको कर ले तो मेरा ख्याल है कि शहरी बहुत सारी कोर्ट से बहुत सारे, अब देखें जो बच्चे हैं बहुत सारे नौजवान, ये किसी भी हवाले से जब रिकॉर्ड याफ्ता हो जाते हैं, FIR हो जाती है, तो उनके कैरियर के ऊपर बाज़ औक़ात इसका असर पड़ जाता है। तो हमारी यही दरख्वास्त है कि ज़रूर अमल कराएं इन कवानीन के ऊपर, सख्ती से अमल करवाएं, लेकिन उससे पहले एक ब्रीदिंग स्पेस लोगों को दें, एक मौका दें। जो लाइसेंस बनाना चाहता है एक वार्निंग दें, एक एजुकेशन दें लोगों को। बिल्कुल आप क्या कहते हैं? बिल्कुल ठीक, नहीं मैं इत्तेफाक करता हूँ आपसे, ठीक है। मेरे ख्याल में आसिफ बहुत लंबी हमने बात कर ली है, और लंबी बात करेंगे। हम सियासत पे बात करते हैं, सहाफ़त पे बात करते हैं, अदालत पे बात करते हैं, आज भी की हमने, जर्नैलों के ऊपर बात करते हैं। आज आसिफ हमने दावत दी है डॉक्टर सईदा राशिदा बतूल साहिबा को, और उन्हें दावत इसलिए नहीं दी कि वो इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर हैं, इसलिए उन्हें दावत दी है कि ये वो पहली खातून डॉक्टर हैं जिन्होंने सबसे पहले, मुस्तफ़ा कमाल साहब ने तो एक अच्छा काम किया ना अपनी बेटी को, लेकिन उनसे भी पहले ये खातून डॉक्टर हैं जिन्हें सर्वाइकल कैंसर के हवाले से अपनी बच्ची को लेके आई और उन्हें वैक्सीन उन्होंने लगवाई। तो हमने इन्हें खुसूसी तौर पे दावत दी है ताकि जाने कि सर्वाइकल कैंसर है क्या है और इसे कैसे कैसे बचा जा सकता है। क्या ये सिर्फ ख़वातीन बच्चों के लिए ही है, बच्चियों के लिए ही है, या मर्दों के लिए भी वैक्सीन है? और ये जो प्रोपेगेंडा है ज़रा असल मकसद ये है कि उसको ख़त्म किया जाए। तो आइए उनसे बात करते हैं और फ़िलहाल उनकी गुफ्तगू देखते हैं। आज हमने खुसूसी तौर पर दावत दी है डॉक्टर सईदा राशिदा बतूल साहिबा को, जो कि डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर हैं इस्लामाबाद में। सर्वाइकल कैंसर, इसके ऊपर हम इनसे बात करेंगे और डेंगू के ऊपर भी बात करेंगे। इसलिए बात करेंगे और इसलिए इन्हें दावत दी है, एक तो ये कमोबेश 20 साल से इस शोबे से वाबस्ता है, दूसरा ये कि ये खुद मिसाल बनी है। बच्चियों को इस कैंसर की वैक्सीन लगवाने के लिए रोका जाता है, प्रोपेगेंडा किया गया है। हमारी एक खातून एक्ट्रेस है मिशी साहिबा, मिशी खान साहिबा, उन्होंने एक बड़ी प्रोपेगेंडा, शायद उन्हें इल्म नहीं होगा, और उनके देखा देखी और लोगों ने भी प्रोपेगेंडा वीडियोस की। इन्होंने क्या किया? इन्होंने सबसे पहले ये किया कि अपनी बेटी 9 उम्र बच्ची है उसको सामने लाई और उसको वैक्सीन लगा दी, खुद मिसाल बनी। और इनकी देखा देखी हमारे जो वज़ीर हैं मुस्तफ़ा कमाल, उन्होंने भी मिसाल कायम की और उन्होंने भी अपनी बच्ची को सबके सामने वैक्सीन लगाई है। ऐसे लोग
हमारे लिए मिसाल भी हैं और इनसे सीखना भी चाहिए। ज़ाहिर है ये जानते हैं, तो इसीलिए हमने दावत दी है। डॉक्टर साहिबा, आप यहाँ पर तशरीफ़ लाई, बहुत हमारे लिए इज़्ज़त की बात है। आपसे सीखेंगे भी और बताना भी चाहते हैं। मुझे ज़ाती तौर पर मेडिकल का, तिब का इल्म नहीं है, लिहाजा जो मैं आपसे सवालात करूँगा आप ये समझ लीजिएगा कि एक नादान शख्स, आप ला इल्म शख्स आपसे पूछ रहे हैं। सबसे ये बताइए पहले कि ये सर्वाइकल कैंसर कहते किसको है? जी, अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे बुलाया। जी, बहुत अहम टॉपिक है सर्विकल कैंसर। इसको आप सर्वाइकल कैंसर भी कह सकते हैं, सर्विकल कैंसर भी। अच्छा, ये सर्विक्स का कैंसर होता है और सर्विक्स जो होता है सिर्फ फीमेल्स में होता है, ख़वातीन की बॉडी का एक हिस्सा है। उर्दू ज़बान में बच्चादानी की मुंह का कैंसर, ठीक है। तो और ये ह्यूमन पेपिलोमा वायरस उससे फैलता है, उससे ये कैंसर कॉज जो है वो HPV है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की जब इन्फेक्शन आपके बॉडी में एंटर हो गई, वायरस एंटर हो गया, इन्फेक्शन कॉज हो गया, तो आप उस सर्विक्स में कुछ चेंजेस आती हैं। अगर वो वायरस आपकी बॉडी में रहता है तो सर्विक्स में चेंजेस आती हैं और वो फिर कैंसर की फॉर्म में चेंज हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, ये जो वायरस है ये मर्दों से औरतों में जाता है? बिल्कुल, मर्दों से औरतों में स्किन टू स्किन, वेरी क्लोज कांटेक्ट, और ये जिनसी ताल्लुकात से ही ये आपका यानी सेक्सुअल ट्रांसमिशन है इसकी। और इसीलिए ये 9 से 14 साल की बच्चियों को वैक्सीन दी जाती है। देखें, एक कैंसर है और उसके ख़िलाफ़ एक बचाव की वैक्सीन भी है। हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि इस एज में आज, यानी मैं अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत समझती हूँ कि मेरे वक्त में तो नहीं थी ये वैक्सीन, लेकिन मेरी बेटी के लिए अवेलेबल है, आ गई है। और ये वैक्सीन जो है HPV के ख़िलाफ़ आपको प्रोटेक्ट करती है। 9 से 14 साल की बच्चियों के लिए और सिंगल डोज है, ठीक है। अच्छा, फिर एक सवाल जो अब आपसे भी पूछा जाता होगा आम तौर पे जो आजकल कि ये वैक्सीन पता नहीं कहाँ से आई है। ये एक ही वैक्सीन, एक ही ब्रांड, यानी एक ही किस्म की वैक्सीन पूरे पाकिस्तान में अभी आई है और ये सिकोलिन के नाम से है। चाइना में बनी है, चाइनीज़ फर्म है और उसने बनाई है, और पाकिस्तान की हुकूमत ने गावी, WHO और यूनिसेफ के ताउन से ये को फाइनेंसिंग के ज़रिए हम ये वैक्सीन लेके आए। कुछ रकम पाकिस्तान ने दी और कुछ आलमी जो इदारे हैं उन्होंने दी। बिल्कुल। और ये अभी 15 सितंबर से 27 सितंबर तक ये मुहिम जारी रहेगी। हमारी जो प्री कैंपेन एक्टिविटीज़ थी जून से स्टार्ट हो चुकी थी और ये वैक्सीन आनी थी 2026 में, यानी हमारा प्लान था। लेकिन गवर्नमेंट का भी, क्योंकि बच्चियां ज़ाहिर है हमारे पास जो केसेस आ रहे थे वो मैं आपको बताऊं, हर साल 5000 जो माएँ हैं या बच्चियां हैं वो सफ़र होती हैं, यानी केसेस पॉजिटिव, दे आर लाइक इन्फेक्टेड विद HPV वायरस और सर्विकल कैंसर के केस हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, और उनमें से 3200 ख़वातीन अपनी जान से जाती हैं हर साल 3000 से ज़ायद ख़वातीन जान से जाती हैं और ये अराउंड 64% इसकी मोर्टेलिटी रेट बनता है। 64%। अब आप देखें, हर साल 3200 जाने जा रही हैं, तो हुकूमत ने कहा कि वाई टू वेट टिल 2026, हम 25 में ही लेके आते हैं। यानी कि जो रिपोर्टेड केस हैं हर साल वो 5000 आते हैं, बिल्कुल, उनमें से 3200 की जान चली जाती है। और ये अंडर रिपोर्टेड, मैं आपको बताऊं कि हमारे पास कैंसर की हमारी अनफॉर्चुनेटली नहीं है, रजिस्ट्री नहीं है कि रिपोर्ट प्रॉपर हर हॉस्पिटल से नहीं होते। तो ये जो कुछ हमें कुछ हॉस्पिटल से ये फिगर्स मिले हैं, ये कुछ हॉस्पिटल से, कहते हैं ना टिप ऑफ द आइसबर्ग है। ठीक। तो अच्छा, और ये बताइए कि आपने कहा कि ये मेल से आता है, इसका मतलब है कि मेल भी कैंसर का शिकार है जिसने आगे ये ट्रांसमिट कर दिया? जी नहीं, मेल कैंसर का शिकार होना हो, लेकिन इन्फेक्शन उसमें मौजूद है, वायरस उसमें मौजूद है, ठीक है। अब ट्रांसमिशन मेल्स में भी कैंसर होता है, बिल्कुल। और चूँकि मेल्स में एक्सपोज बॉडी पार्ट्स होते हैं, उसमें अगर है पिनाइल कैंसर हो गया, एनोरेक्टल कैंसर होता है, ये थ्रोट का भी कैंसर कॉज करता है। अब होता ये कि मेल्स में चूँकि विजिबल होता है और वो ट्रीटमेंट के लिए चले जाते हैं, अर्ली ट्रीटमेंट हो जाती है और वो कैंसर बहुत कम केसेस आते हैं। इसीलिए इसका रीज़न ये बना। अब ये भी एक क्वेश्चन है कि बॉयज़ वो क्यों नहीं कर रहे। अब जो हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं गवर्नमेंट के, हम जो फंडिंग, यानी जो अवेलेबल फंडिंग थी,
तो उसमें ये कि हमारे कैंसर के जो केसेस का लोड फीमेल्स में ज़्यादा है, तो हम अपने बच्चियों को पहले महफूज कर लें। ठीक है। अच्छा, अब जब ये वैक्सीन किसी भी बच्ची में लग जाए और उसको उसका मेल पार्टनर या हस्बैंड जो भी है जी, उससे अगर उसे वायरस आता है तो तब भी बच जाएगी। वो महफूज है। ठीक। और इसलिए शादी से पहले, और ये 9 से 14 साल का जो हमारा एज ग्रुप है, इसमें देने की वजह अब अक्सर ये है कि जी क्यों आप 9 से 14 साल की बच्चियों को ही दे रहे हैं। एक्सपोजर से पहले ही वैक्सीन देनी होती है, राइट। आप देखिए वैक्सीन तो प्रोटेक्शन का है ना, कि प्रिवेंट करता है। अब इन्फेक्शन हो गई, वायरस से एक्सपोज हो गई बच्ची, तो फिर तो वैक्सीन देने का मकसद ही नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप ज़ाहिर है इस तिब के शोबा से हैं और आपकी फैमिली डॉक्टर है, आपके हस्बैंड वो भी डॉक्टर हैं, और बड़ा अच्छा लगा मुझे। ज़ाहिर है आपके बच्चे भी पढ़ रहे हैं और यू नेवर नो कि वो भी आगे यही शोबा इख्तियार करें। आपके पास इंडिविजुअल केस आते होंगे जी, इंडिविजुअल स्टोरीज आती होंगी। बिल्कुल। कौन सी ऐसी स्टोरी है जिसने आपको पर्सनली बड़ा टच किया हो, जिसमें ये सारे चैलेंजेस हों, सोसाइटी वाला एलिमेंट भी है और टैबूज जो बने हुए हैं वो भी हैं? कुछ अगर बिल्कुल। देखिए मैं आपको बताऊं कि हमारे सामने के केसेस होते हैं, ये आप नूरी में चले जाएं, वहाँ पे सर्विकल कैंसर की पेशेंट्स होती हैं, यंग बच्चियाँ। अब ये मैं आपको बताऊं कि कैंसर ये नहीं है कि वायरस ने इन्फेक्ट किया और उसी अगले दिन या एक हफ्ते बाद कैंसर सामने आ गया, नहीं, ये टाइम लेता है चेंजेस आने में। और वो एज कौन सी होती है, 25, 35, यानी इसके दरमियान, यंग, यानी तब तक हो सकता है उसके 2 बच्चे हों, 3 बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, और वो पाल रही होती है। और मैं आपको बताऊँ, एक खातून थी, वो खुद सर्विकल कैंसर उसका पॉजिटिव है, अभी उसने अपनी बच्ची को वैक्सीनेट करवाया है। ठीक है। अच्छा, यानी खुद तो कैंसर की और किस स्टेज पे थी कैंसर के? अभी उसके 3rd 4th, यानी वो ये कि लाइलाबस वो करा रही है। हाँ जी बिल्कुल, कीमोथेरेपी करवा रही है और रेडिएशन। और ये मैं आपको बताऊं कि कैंसर जब ये डायग्नोज हो गया, ये बहुत जल्दी एग्रेसिव किस्म का कैंसर है। अच्छा। बहुत जल्दी फैलता है। और हमारे माशरे में और पाकिस्तान में ये एक तो वही बात है कि कल्चरल और सोशल वो ऐसा आता है कि ख़वातीन शर्माती हैं, किसी से कहती नहीं है, और शायद उनको समझ भी नहीं होती कि क्योंकि इसके सिम्टम्स मैं आपको बताऊँ, ये साइलेंट किलर है, साइलेंट किस्म का कैंसर है, खामोश कैंसर इसको कहते हैं, क्योंकि इसके सिम्टम्स बहुत देर से आते हैं। सिम्टम्स क्या हैं वैसे? सिम्टम्स इसके ये हैं कि एबनॉर्मल ब्लीडिंग होती है, ठीक, डिस्चार्ज होता है और पेन होता है लोअर एब्डोमेन में। अब जब उसका वेट गिरना शुरू हो जाता है, या जब वो जाती है, अगर कभी कहते हैं ना हॉस्पिटल तक चली गई हमारी खातून, उसका डायग्नोज हो गया, वो उस वक्त डायग्नोज होगा जब 3rd या 4th स्टेज पे होगा। ठीक है। और वजह भी यही है अमवात की कि आप एक तो स्क्रीनिंग नहीं है हमारे मुल्क में, इतना रवाज ही नहीं है, हम लोग नहीं जाते कि बाकी ममालिक में आप बाहर जाएं, वहाँ पे ये कि एवरी 3 years मस्ट है कि आपने 35 to 45 ईयर्स का जो एज ग्रुप है उसने जाके स्क्रीनिंग करवानी है। पैप स्मीयर इसका टेस्ट होता है, स्क्रीनिंग टेस्ट उसको कहते हैं। हमारे यहाँ भी ये टेस्ट है? हमारे यहाँ भी है, प्राइवेट भी है, पिम्स में, पॉली क्लिनिक में भी अवेलेबल है। लेकिन ये कि हाँ कोई आप जाएं तो फिर करवाएं, टाइम पे जाएं, करवाएं तो फिर हो जाता है। और अर्ली स्टेजेस पे अगर ये हो गया, डिटेक्ट हो गया, यानी आप ठीक है लेकिन एवरी 3 years करवा रहे हैं और आपकी वो प्री कैंसरस चेंजेस आ जाती हैं, सेल्स नज़र आ जाते हैं कि ये अब कन्वर्ट हो रहे हैं, आपकी ट्रीटमेंट हो जाएगी तो आपकी ज़िंदगी बच सकती है। अच्छा, ये बच भी सकती है। लेकिन वो ये कि स्टेज पे डिपेंड करता है। स्क्रीनिंग अगर आप रेगुलरली करवा रहे हैं तो इसका मतलब है ये जो हम कैंपेन चला रहे हैं या गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, ये दुरुस्त समत है, बहुत अच्छी, मैं कहती हूँ ब्लेसिंग है सर। सूबे भी ठीक इकदाम कर रहे हैं। सिंध पंजाब में शुरू हुई है, सिंध में, पंजाब में, AJK और इस्लामाबाद में, ये पहले फेज़ में है। सेकंड फेज़ में KPK, कोयटा और GB। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने कहा कि मर्दों से ये ट्रांसमिट होता है ख्वातीन में, तो मर्दों को भी ये जो वैक्सीन है वो लगनी चाहिए? हम अगर देखें ग्लोबली बहुत सारी कंट्रीज़ ने बॉयज़ और गर्ल्स दोनों को लगाते हैं। हमारे UAE में अभी जो कैंपेन भी चली, बल्कि उन्होंने 2010 से वहाँ पे ये वैक्सीन, उनके जो रूटीन इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल होता है, जो हिफाजती टीका जात का आपका स्केड्यूल है, उसका हिस्सा है। उसमें लड़कों को भी लगती है और लड़कियों को भी लगती है।
कि एक्सपोजर से पहले, शादी से पहले, यानी यही 9 to 14 ईयर्स का एज, कहीं पे 16 तक भी जाते हैं, तो वो लड़कों को भी लगाते हैं। लेकिन वही मैंने आपको जैसे बताया कि रिसोर्सेज की बात है, इंशाल्लाह होपफुली हम भी किसी एक दिन ये भी आएगा कि हम अपने बॉयज़ को भी, लड़कों को भी लगा रहे होंगे। तो ये बच्चों में क्या या मर्दों में क्या प्रॉब्लम है कि ये उनमें आता है? ये बच्चों में यानी ये तो होता तो बोथ साइड पे ज़ाहिर है ये होता हाँ। सेक्सुअली ट्रांसमिशन है और स्किन टू स्किन भी है, वेरी क्लोज कांटेक्ट अगर हो तो मैं कह रहा हूँ एहतियात हाँ, बताइए कि किस बात एहतियात तो सबसे ज़्यादा यही है कि आपकी जो वैक्सीन है वही आपको प्रोटेक्ट कर सकती है। यू नेवर नो कि वायरस, देखें वायरस कोई भी जगह नहीं देखता, किसी कोई ना सेक्स देखता है कि लड़का है लड़की है, ठीक है, जेंडर तो नहीं देखता ना कि आप किसको लगना है और किस में एंटर होना है या क्या नहीं। तो वो तो इन्फेक्ट दोनों को कर सकता है, बॉयज़ को भी कर सकता है, गर्ल्स, आप खातून अगर इन्फेक्टेड है तो उससे बॉय को लग सकता है, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि बॉय से ही औरत को, औरत अगर इन्फेक्टेड है तो उससे भी मेल में ट्रांसमिशन हो सकती है। सो बोथ वे, तो आइडियली दोनों को लगना चाहिए, लेकिन चूँकि कैंसर का बर्डन फीमेल्स में ज़्यादा है, इसलिए फीमेल्स को प्रोटेक्ट करना है। और ये हमारी 148 ममालिक में ये रोल आउट हो चुकी है वैक्सीन, ये नई वैक्सीन नहीं है, ठीक है। ये 2006 से ये वैक्सीन ये स्टार्ट हुई थी, वैक्सीनेशन कैंपेन, ये वैक्सीन आई थी दुनिया में, ठीक है। और जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, बांग्लादेश है, यूएई है, सऊदी अरब है, लीबिया, इन तमाम ममालिक में ये लग रही है, तो उन बच्चों को, बच्चियों को वैक्सीनेट कर रहे हैं। बाज़ ऐसी बीमारियां होती हैं जो लोग बताने से गुरेज करते हैं। हाँ जी, मिसाल के तौर पे एड्स एक बीमारी रही है, वो भी सेक्सुअली ट्रांसमिट होती रही है। तो क्या इसमें भी इस तरह आता है कि लोग बीमार होते हैं और बताते नहीं है कि बताते नहीं, अगर उनको पता चल गए तो चल जाए तो वो फिर भी हेजिटेट करते हैं। हालांकि आपके पास ऐसे केसेस आए हैं जो हेजिटेट करते थे या जिन्हें बताया आपने तो वो दोबारा नहीं आए? जी बिल्कुल, ऐसे आप हॉस्पिटल्स में जाए ना, क्योंकि हमारे तो प्राइमरी केयर DHO मसलन हम प्रिवेंशन पे और प्राइमरी हेल्थ केयर को देख रहे होते हैं, लेकिन टर्शरी केयर पे जहाँ पे कैंसर के पेशेंट्स आ रहे होते हैं वहाँ पे बहुत इस तरह के केसेस होते हैं जो आते हैं, या आएंगे तो अकेले आएंगे, साथ कोई नहीं, और अगर इलाज के लिए मे भी दोबारा वो आए ही ना। एक और इशू को टच करते हैं और फिर हम आपका बहुत शुक्रिया। डेंगू भी बहुत ज़्यादा है, आपको पता है कि मॉनसून भी एबनॉर्मल हुआ है, यहाँ पर फ्लडिंग भी हुई है। डेंगू के लिए बहुत सारे मैंने देखा कि वो बहुत ज़्यादा गैसों का छिड़काव कर रहे हैं, जो कि किसी एक्सपर्ट का कहना है कि बिल्कुल गलत है क्योंकि वो भी केमिकल है, तो वो तो एक अलग इशू है। ये बताएं कि क्या फौरी इक़दाम करें डेंगू के हवाले से? जी बिल्कुल। देखिए मैं आपको बताऊं कि ये जो मॉनसून का एक लॉन्ग स्पेल था और फिर फ्लडिंग हुई और उसके बाद ये पानी, बेसिकली डेंगू पैदा होता है खड़े पानी से, खड़ा पानी हो गया, वहाँ पे वो एग्स या लार्वे होते हैं और वो ग्रो करते हैं, ब्रीडिंग होती है। और हम बार बार लोगों को ये कहते हैं, एजुकेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि अपने आसपास अपने घरों की सफाई करें, पानी खड़ा किसी छोटे बर्तन में भी है उसको प्लीज़ चेक करें, सुबह शाम देखें, छतों पे चेक करें कि कोई आपने बर्ड्स के लिए हम डाल देते हैं पानी, उसको चेंज करें डेली, ठीक है। अपनी फ्रिज की ट्रे, और ये हमारी टीम्स रेगुलरली जा रही हैं, ठीक है, अवेयरनेस हो रही है। बाकी केसेस आए हैं अभी अगस्त से, एक ख़ासकर बाराकों का एक इलाका है हमारा, मरी में आउटब्रेक हुआ और वहाँ से चूँकि मूवमेंट बहुत है, तो बाराकों में हुए हैं और अभी अल्लाह का शुक्र है थोड़े डिक्लाइन हो चुकी है, शुरू हो गई है, लेकिन एक्सपेक्ट हम कर रहे हैं क्योंकि क्लाइमेटिक चेंजेस हैं, वेदर आप देखें अब कितनी गर्मी है, खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब में, अभी सिंध में, तो ये सारी जगह तो इफेक्ट होंगे। खाली अब आप देखें मरी में कभी आपने सुना था कि मरी में कहाँ डेंगू, और कश्मीर में डेंगू, बाग में इस दफ़ा इतने केसेस आए हैं। सो क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंटल चेंजेस आ रही हैं और हम एक्सपेक्ट तो करें, ये पीक सीज़न है अक्टूबर का, तो इसमें अल्लाह ताला खैर खैरियत से गुजर जाए कि आएंगे केसेस। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत ने और हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अंडर द गाइडेंस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस और CDA तमाम टीम्स मिल के अवेयरनेस भी
और फॉगिंग जो आपने जिक्र किया, ये हम टारगेटेड फॉगिंग हमारा ज़्यादा होता है कि जहाँ पे केसेस ज़्यादा हैं हम वहाँ पे फॉगिंग भी कर लें। अडल्ट अगर पॉपुलेशन वो आप अपनी जगह ठीक जी। कर रहे हैं, लेकिन मैं तो एक बात कर रहा हूँ कि जो बहुत ज़्यादा करनी भी ठीक नहीं है। जी बिल्कुल ये सही। एक्सपर्ट्स कहते हैं। जी बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल जाहिर है वो इन्वायरमेंटल एक बाकी इकोसिस्टम होता है, उसका भी ख्याल रखना होता है। और मैं बस लोगों सब अपने आपके तवसत से मैसेज ये होगा मेरा कि प्लीज़ सफाई का ख़ास ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द पानी ना खड़ा होना है बिल्कुल ठीक। और ये हमारे तक है, हम अपनी हिफाजत खुद करेंगे। और दूसरा मैसेज मैं वो आपकी कैंपेन से मुतालिक कि नेगेटिव एक प्रोपेगेंडा जो चल रहा है सोशल मीडिया पे HPV तो हम जिक्र ही नहीं करते, हम तो ऐसे लोगों को मानते ही नहीं है। थैंक यू सो मच, बस आपकी हमें यही सपोर्ट चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप आई और हमें खुशी इस बात की है कि ऐसे लोग जो खुद मिसाल बनते हैं, आप जैसे लोग, तो हमें बहुत खुशी है। खुदा आपको बहुत कामयाब करे और आपको आपके ख़ानदान के साथ खुश रखे। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।